हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपको अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं क्लास 11th का, और वो भी एचबीएससी का। पिछली क्लास में हमने इसी क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा दिए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले उसे देखें ताकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और आज की क्लास में हम आपको करवाएंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गुड्स सोल्ड टू किटी ऑन लिस्ट प्राइस 20,000। अब यहाँ पर लिस्ट प्राइस क्या होता है, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि लिस्ट प्राइस क्या होता है। देखिए लिस्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि जब कभी किसी शॉप पर कोई भी चीज़, मान के चलो कोई शर्ट है, ये शर्ट है हमारी, है ना, ये शर्ट है। इस शर्ट पे एक टैग प्राइस लगा रखा है दुकानदार ने कि ये 500 रुपये की है। तो ये जो टैग होता है इसको कहते हैं लिस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस। हालांकि ये जो टैग होता है इसी कीमत पे वो बेचता नहीं है, इस पे क्या होता है, कुछ ना कुछ वो डिस्काउंट देता ही देता है। तो लिस्ट प्राइस का मतलब क्या हो गया, जो टैग प्राइस है उसको कहते हैं हम लिस्ट प्राइस। अब 20,000 रुपये का उसने लिस्ट प्राइस लगा रखा है, ट्रेड डिस्काउंट उसमें दे रखा है 10% का, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। यानी कि वो बोल रहा है कि ये जो कीमत है ना हमारी, इसमें 20,000 रुपये लिख रखी है इसने, है ना। तो 20,000 की जो कीमत है उसमें हम 10% क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, बिना कुछ डिस्काउंट मांगे वो पहले से लेस कर रहा है, उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फिर बाद में वो कैश डिस्काउंट भी देता है 5% का। वो ये कहता है कि अगर नगद में लोगे तो आपको 5% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल कैश डिस्काउंट। अगर वो उसी दिन सेम डे पर कैश पे करता है तो वो उसको क्या कर देगा, कैश डिस्काउंट भी दे देगा। ठीक है, देखो ऐसा होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि जैसे कि मैंने बताया एक शॉपकीपर है। अब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। अब वो एक शर्ट 2 शर्ट तो खरीदेगा नहीं। एज्यूम करते हैं कि उसने ज़्यादा शर्ट खरीदी हैं, उसने खरीदी है 100 शर्ट। ठीक है, अब मान के चलो 500 रुपये की एक शर्ट है। ठीक है, तो 100 कितने की हो जाएंगी, 50,000 की। अब क्या है कि एक दुकानदार ये कहता है कि अगर आप 500 शर्ट ले रहे हो तो मैं पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट दूंगा 10% का। तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया 5,000 रुपये, तो मतलब उसकी वैल्यू आ गई 45,000 रुपये। अब वो ये चीज़ कहता है कि अगर आप आज ही, यानी कि क्योंकि क्या होता है, देखो सेलर का जो सप्लायर होता है और जो सामान खरीदता है उन दोनों का कहीं ना कहीं रिलेशन होता है, वो रोज उससे सामान खरीदता है। ठीक है ना। तो वो ये कहता है अगर आप अभी पैसे दे के चले जाओगे ना मुझे, तो मैं आपको कैश डिस्काउंट भी दूंगा 5% का। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि 45,000 पे 5% और लगा देंगे। तो 45,000 का 5% हो जाएगा आपका, 45,000 का 5% 2,250 रुपये। ठीक है, और फिर 45,000 में से वो माइनस भी हो जाएगा, तो 42,750। तो 42,750 का कैश उसे पेड करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो क्या कंसेप्ट रहा, कंसेप्ट ये रहा कि अच्छा इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आपके लिए सेल प्राइस क्या होगी, सेल प्राइस क्या होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, या ये वाली होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सेल प्राइस हमेशा वो होती है जो लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके आती है, ओनली ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है आपकी सेल प्राइस होगा। यानी कि जो आप रिकॉर्ड करोगे ना बुक्स में कि आपकी सेल कितने की होगी, तो आप 45,000 की रिकॉर्ड करोगे। ट्रेड डिस्काउंट को तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते बुक्स में। ठीक है, 50,000 लिस्ट प्राइस है, उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ना 5,000 किया जाएगा। आप रिकॉर्ड किसको करोगे, 45,000 को, कि 45,000 की हमारी सेल हुई है। उसके बाद हमारा डिस्काउंट हो गया कितने रुपए का, 2,250 रुपए का। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। आपको ध्यान रखना है कि वो चीज कितने की थी, लिस्ट प्राइस था इतने का, जबकि ट्रेड डिस्काउंट आपको इतना दे दिया, तो वो वैल्यू होगी 45,000। 45 में से भी कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो वो वैल्यू आ गई आपके पास 42,750। और आपके लिए सेल प्राइस क्या हो जाएगा, सेल प्राइस हो जाएगा 45,000 रुपये। बात समझ आ रही है? अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है। अब देखो इसने सोल्ड कराया ना, सेल आपके लिए क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं इसी कंसेप्ट से। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि अब हम समझते हैं कि उसने सामान कितने का खरीदा था, 20,000 रुपये का। तो उसके लिए लिस्ट प्राइस कितने की हो जाएगी, 20,000 की। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, 10%। तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। तो जो वैल्यू आएगी 18,000, उसको हम क्या कहेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको कहेंगे सेल वैल्यू। ठीक है, फिर उसमें से भी क्या माइनस कर देंगे, कैश डिस्काउंट कितने परसेंट का, 5% का। तो 18 पंजे 90, यानी कि 900 रुपये का और डिस्काउंट हो जाएगा। तो
तो ये माइनस हो जाएगा, तो 17,100 रुपये। ये 17,100 रुपये क्या है? कैश पेड। बात समझ आ रही है? तो कंसेप्ट सिंपल सा है कि लिस्ट प्राइस में से आप पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगी उसे कहेंगे हम सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू, फिर उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आएगी कैश पेड या कैश रिसीव्ड। सॉरी, यहां पर कैश रिसीव्ड आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या करी है? सेल करी है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जर्नल एंट्री देखिए, जर्नल एंट्री क्या होगी कि आपने सेल करा है, सेल करने पर तो नॉर्मल है कि सेल क्रेडिट होती है और पैसा आता है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब पैसे के साथ साथ आपने क्या दिया है? डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट आपके लिए क्या है? खर्चा है, तो वो डेबिट में आएगा, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल, ठीक है। अब सेल कितने की करी है आपने? 18,000 की, सेल के पास आएगा 18,000, ठीक है। और डिस्काउंट कितने का दिया है? अच्छा, ये जो डिस्काउंट अलाउड लिख रहे हो आप, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना कि ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो उसको लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। तो लिखना नहीं है तो हटाओ उसे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है हमारा। तो डिस्काउंट अलाउड कितना आएगा? सिर्फ कैश डिस्काउंट वाला, यानी कि 900 रुपये। और कैश में कितना आया आपके पास? 17,100 रुपये। बात समझ आ रही है? तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि अगर आपको लिस्ट प्राइस दे रखा हो और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दे रखा हो, तो लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करो, देन जो वैल्यू आएगी वो आपकी होगी सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू, फिर उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो आएगी कैश पेड या कैश रिसीव्ड, कोई एक। बात समझ आ रही है? इसको नोट कर लीजिए फटाफट से कि कैश डिस्काउंट कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल, ये नॉर्मल एंट्री होती है आपकी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मशीनरी अकाउंट का, ठीक है। मशीनरी अकाउंट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पेपर में आया भी है, ठीक है ना। ये सिर्फ इस बार नहीं आया, ये कई बार पेपर में आया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर इसको करते हैं। आराम से पढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2012 सोनू लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹4 लाख। देखिए जब भी क्वेश्चन आ जाए मशीनरी अकाउंट का, तो आप मशीनरी में जो जो चीज़ें हैं ना उसको ना एक छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लो, की पॉइंट्स में लिख लो। जैसे कि देखिए हम करने वाले हैं इसमें, कैसे करेंगे कि आपको पता चल गया कि 2012 में उसने मशीनरी परचेज करी है। अब ये देखो कि आपका ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च 2015, मतलब 31 मार्च को हो रहा है, कैलेंडर ईयर नहीं है। तो ये जो चल रहा होगा, ये चल रहा होगा 12/13 में पहली ट्रांजेक्शन आपने करी है परचेज, और कब करी है? 1 अप्रैल को ही, ठीक है। और कितने की करी है? 4 लाख रुपए की, तो 4 लाख। तो इस तरीके से आप लिखते जाओ और आपको फिर बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए अगला कह रहा है ऑन 1 नवंबर 2013। अब ये बताओ 1 नवंबर 2013 कब आएगा? क्या 1 नवंबर 2013 12-13 के बीच में आएगा? क्योंकि 12-13 का मतलब है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक, है ना। तो यहाँ तक तो 31 मार्च आ रहा है। 31 मार्च के बाद की जो डेट है वो आपकी आएगी 13-14 में, है ना। और ये 1 नवंबर 2013 जो है 31 मार्च के बाद का है, तो ये कहाँ आएगा? 13-14 में। तो 13-14 में क्या कराया आपने? दे परचेज अनदर मशीन फॉर ₹1 लाख एंड स्पेंड ₹20,000 ऑन इट्स ओवरऑलिंग, ठीक है ना। तो मतलब टोटल मशीन कितने की होगी? 1,20,000 की। तो आपने फिर से परचेज करा 1 नवंबर को, ठीक है। और कितने का? 1,20,000 का। तो 1,20,000 की एक दूसरी मशीन परचेज कर लिया आपने, ठीक है। आगे कह रहा है ऑन 30 सितंबर 2014। तो 30 सितंबर 2014 कब आएगा भाई? 14-15 में, ठीक है। तो 14-15 में आपने क्या करा है? द मशीनरी परचेज इन 2012 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 1,27,000। जो मशीन आपने 2012 में परचेज की थी, 2012 में कौन सी करी थी? फर्स्ट वाली मशीन, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाली जो मशीन आपने परचेज करी थी वो आपने सोल्ड कर दी। कब सोल्ड करी? 30 सितंबर को। तो थर्ड ट्रांजेक्शन ये करी है आपने कि सोल्ड कर दिया। कब? 30 सितंबर को। कितने का करा? अब कितने का करा ये नहीं बताया उसने बताया कि लॉस आपने बियर करा है 1,27,000, लॉस में करिए 1,27,800 रुपये की। कितने का करा वो हम निकालेंगे अभी क्वेश्चन को करते समय, ठीक है। आगे कह रहा है द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। तो डेप्रिसिएशन लग रहा है आपका
10% पर एनम WDV से। ठीक है, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च ईच ईयर क्लोज हो रहे हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया आराम से, अब आपको क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस जो आपने ये नोट्स लिखे हैं इसको ध्यान रखें और इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन को कर लोगे। अब देखिए, आपको जो ईयर है वो 3 ईयर हैं आपके, 12-13, 13-14 और 14-15। आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में क्या क्या आता है? डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ऐसे यहां पर भी डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि डेट का बहुत महत्व है यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखिए, आपने सबसे पहले क्या कराया, 12-13 में परचेज कराया आपने 1/4/2012 को 4 लाख रुपए की मशीनरी। जब आप परचेज करते हैं तो देखो, मशीनरी अकाउंट जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट में होता है, और मशीनरी अकाउंट जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में होता है। ये ध्यान रखना है। मतलब मशीन जब भी बढ़ाओगे तो इस तरफ आएगा और जब भी घटाओगे तो इस तरफ आएगा। या तो जनरल एंट्री से याद रखो कि मशीनरी जब भी बढ़ती है तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब मशीनरी तब भी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो देखो, जब आप परचेज कर रहे हो तो यहां पर लिखोगे टू बैंक अकाउंट। कौन सी मशीन? फर्स्ट मशीन। ठीक है ना, ऐसे लिखते जाना, क्योंकि हमारे पास 2 मशीनें हैं। कितने की करिए? 4 लाख रुपए की। ठीक है, और डेट क्या रहेगी? 1 अप्रैल 2012। बात समझ रही है? अब क्या करना है? अब ये देखो कि इस ईयर में आपने कुछ और कर रखा है, इस ईयर में कुछ और ट्रांजैक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन थी परचेज करने की। इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपको बस लगा देना है इस पर डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन से मशीन कम होती है, तो कम होती है तो इस तरफ आएगा, और डेप्रिसिएशन लगेगी साल के अंत में 31/3/2013 को बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, फर्स्ट मशीन पे डेप्शन लग रही है यार। कितने की लग रही है? 10% की। मशीन कितने की है? 4 लाख का। तो 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 40,000 रुपये। बात समझ रही? तो 40,000 का आपका डेप्रिसिएशन यहां पर लग गया। ठीक, अब निकालते हैं मशीन की वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू। ये आ गया 4 लाख रुपए, और ये आ जाएगा 4 लाख रुपए, और इसमें से माइनस हो जाएगा 3,60,000 रुपये। तो ये आ गया आपका बाय बैलेंस CD 31/3/2013 को, मतलब 31/3 को ही तो आएगा, लास्ट डेट पर आएगा, है ना। अब क्या करते हैं कि अगले ईयर के लिए, अब बताओ अगला ईयर कौन सा होगा? 31/3/2013 के बाद अगला ईयर कौन सा होगा? अगली डेट क्या आएगी? ओपनिंग डेट क्या आएगी? 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस BD। ये जो CD है ये इधर आके ट्रांसफर हो जाएगा, फर्स्ट मशीन का है ये, कितने का? 3,60,000 का। ठीक है, ये आपने पहला ईयर कंप्लीट कर लिया। अब आपको ये देखना है कि सेकंड ईयर में आपने क्या करा है। सेकंड ईयर में आपने करा है फिर से एक मशीन और परचेज करिए, बट कब करिए? 1 नवंबर को परचेज करिए। तो परचेज करिए तो परचेज की एंट्री पहले करो। 1 नवंबर 2013 में टू बैंक, जब भी मशीन आएगी तो डेबिट होगा। कितने का? 1,20,000। ठीक, अब कुछ और करा है? कुछ नहीं करा। अब क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन लगा देते हैं 31 मार्च 2014 को। ठीक है, स्टार्टिंग कब हुई थी? 1 अप्रैल 2013, तो एंड कब होगा? 31 मार्च 2014 को बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन WDV से लग रहा है। तो देखो, फर्स्ट मशीन अब कितने की होगी? 3,60,000 की। 3,60,000 पे 10% कितना हो जाएगा? 36,000 रुपये। और जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाले पे क्या है? देखो, 1,20,000 तो है, बट आपने खरीदी कब है? 1 नवंबर को। तो आपका डेप्रिसिएशन कब कब लगना चाहिए? देखो, नवंबर में लगना चाहिए पूरा, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 5 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपको। तो 1,20,000 का 10%, और वो भी 5 महीने का करने के लिए क्या करोगे? 5/12। अगर आपको 6 महीने का करना होता है तो 6/12, 9 मंथ का करना होता है तो 9/12, और 5 मंथ का करना है तो 5/12। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये, और 12 से ये कैंसिल हो जाएगा 1,000 बार में, तो ये कितना आ जाएगा? 5,000। तो मतलब इस
वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन लग चुका है 5000, टोटल आ गया 41,000। ठीक है, WDV क्या कहता है कि जो वैल्यू घटती जाती है उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता जाता है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से 31 मार्च 2014 में अब आपको मशीन का बैलेंस CD निकाल देना है। तो बैलेंस CD पहली वाली मशीन का और सेकंड वाली मशीन का कितना कितना हो जाएगा। पहली मशीन है 3,60,000 की, इसमें से 36,000 माइनस हो जाएंगे तो 3,24,000। फिर 1,20,000 का और 5,000 का डेप्रिसिएशन है तो 1,15,000। ठीक है, टोटल कर देते हैं इसका। टोटल कितना आ जाएगा 3,24,000 प्लस 1,15,000, 4,39,000। ठीक है, तो 4,39,000 का ये बैलेंस आ गया हमारा। ये टोटल हो गया आपका 36 और 12 48, यानी कि 4,80,000। इस तरफ भी 4,80,000। ठीक है, अब थर्ड ईयर में पहुंचते हैं हम। तो थर्ड ईयर में आपने एक मशीन को सोल्ड कर दिया था। कौन सी मशीन को? पहली वाली मशीन को। अब देखो सोल्ड करते वक्त ना क्या करना होता है कि जब सोल्ड कर रहे हैं ना तो पहले तो उस पर लगता है डेप्रिसिएशन। अगर उसका कुछ यूज़ किया है तो देखते हैं कि यूज़ किया है या नहीं किया। तो 14-15 में आपने क्या करा कि मशीन को जब सोल्ड करा था ना तो 30 सितंबर को सोल्ड कराए। तो बताओ 30 सितंबर तक आपने यूज़ किया होगा? बिल्कुल किया होगा। तो 30 सितंबर तक पहले क्या लगा? इस पर डेप्रिसिएशन। अच्छा, मशीन कितने की हो गई? अब पहली वाली मशीन की जो वैल्यू है वो हो गई 3,24,000। अब 3,24,000 पे कितना महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 30 सितंबर तक। तो 30 सितंबर का मतलब क्या हो गया कि देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे। ठीक है, तो 3,24,000 का आप 10% निकालोगे और वो भी कितना महीने का? 6 में। तो 6/12 कर दोगे। अब देखो परसेंट हट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 6 से ये कट गया 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा आपका कितनी बार में? 324 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 162 बार में। तो ये हो जाएगा आपका 1620। तो इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगी 5 महीने की वो लगेगी 1620। बात समझ आ रही है? कैसे करना है अब ये समझाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखो कि मशीन को बेचते समय उस पर डेप्रिसिएशन काउंट करो। तो पहले तो ये चीज़ इधर लाओ। 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस BD फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है 3,24,000, सेकंड है 1,15,000। टोटल आ गया 4,39,000। ठीक है, और अब क्या करना है कि अब हम पहली वाली मशीन को सोल्ड कर रहे हैं तो 30 सितंबर को कर रहे हैं। तो 30 सितंबर तक हमने उसका जो यूज़ करा है तो 30 सितंबर तक का हमें क्या निकालना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और वो भी किसका? फर्स्ट वाली मशीन का। कैसे निकाला हमने कि 3,24,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो इसको कैलकुलेट करोगे, जो वैल्यू आएगी वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी। निकाल के देख लेते हैं। 3,24,000 का 10% और डिवाइड बाय 6/12 करेंगे तो ये आएगा 16,200 आएगा भाई। वो हमने यहाँ पर 1620 लिख दिया था वो गलती से, तो 16,200 आएगा आपका। 16,200 की वैल्यू है आपके पास। ठीक है, अब 16,200 की वैल्यू आपकी क्या हो गई? और भी कम हो गई। तो मशीन कितने की थी? 324 की। उसमें से 16,200 रुपये और कम हो गए तो माइनस कर लो। 324 माइनस 16,200, तो ये आ गया 3,07,800। अब जो मशीन की वैल्यू बची है, अब मशीन की जो कीमत है वो है 3,07,800 रुपये। 3,07,800 रुपये की। ठीक है ना। अब क्या करा है हमने कि अब क्वेश्चन ने कहा था कि हमने ना उसे ना लॉस में बेचा है। अच्छा, कितने के लॉस में बेचा है? जो लॉस है वो है 1,27,800 का लॉस है। अच्छा, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो बहुत ही कि मशीन है हमारे पास कितने की? मशीन की कीमत है 3,07,800 और हमने जो लॉस में बेचा है, लॉस है हमारे पास 1,27,800। तो बता सकते हो कि मशीन को बेचा कितने में? सिंपल सा कंसेप्ट है कि 3,07,800 की मशीन थी और लॉस हुआ है 1,27,800। तो माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1,80,000। तो ये 1,80,000 रुपये में हमने बेची है। अब बेचने की जो एंट्री होती है वो क्या होगी? अब देखो मशीन तो कम हो रही है ना, तो कम होगी तो क्रेडिट साइड में जाएगा, तो इस तरफ आएगा। और 30/9/2014 को ये आएगा बाय बैंक।
मशीन जब खरीदते हैं तो डेबिट में आता है और जब बेचते हैं तो क्रेडिट में आता है। तो कितने का? 1,80,000। ये समझ में आ गया होगा। टोटल मशीन थी हमारे पास 3,24,000 की, जिसमें से 6 महीने का यूज़ करने के बाद 16,200 का यूज़ करने के बाद मशीन की कीमत बची 3,07,800 रुपये। और उसमें से भी हमने लॉस में बेचा है तो 1,27,800 रुपये और माइनस कर दो तो हमने बेचा है 1,80,000 में। और जो लॉस होता है ना, तो लॉस को भी यहीं पर लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का? 1,27,800 रुपये का। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, अब आपने पहली वाली मशीन को तो खत्म कर दिया और सेल कर दिया। अब आपके पास जो बची है वो सेकंड मशीन बची है। अब क्या है कि पूरे ईयर में और कुछ नहीं करा था हमने। अब क्या कर देंगे कि इस सेकंड वाली मशीन पे फिर से डेप्रिसिएशन लगा देंगे। और कब लगाएंगे? 31 मार्च 2015 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकंड मशीन। समझ में आ रहा होगा? देखो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट मशीन को हमने सोल्ड कर दिया, उसकी तीनों एंट्री आ गई, डेप्रिसिएशन की, सेल की और लॉस को ट्रांसफ़र करने की। अब हम सेकंड मशीन को मतलब क्लोज कर रहे हैं। सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। तो 1,15,000 का 10% कितना हो जाएगा? 11,500 रुपये। 11,500 रुपये 10%। अब देखेंगे कि इसमें मशीन की वैल्यू कितनी बची है। तो 1,15,000 में से आप माइनस कर दोगे 11,500 रुपये। तो 31/3/2015 को मशीन की वैल्यू कितनी बचेगी बाय बैलेंस CD, वो भी सेकंड मशीन का। फर्स्ट मशीन तो गई हमारी 1,03,500 रुपये। तो 1,03,500 रुपये की मशीन की वैल्यू बची है। इसको क्लोज कर देंगे 4,39,000 से, और इसमें भी टोटल करोगे आप 4,39,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज। आपने ये अकाउंट बना लिया और ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है पेपर में, ये आपके 11th क्लास के लिए। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। बस ध्यान रखना है कि बस एक मशीन के सोल्ड करते समय, मशीन को सोल्ड करते समय पहले तो डेप्रिसिएशन निकालनी है, देन फिर उसको सोल्ड करना है। बात समझ आ रही है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा है। 6 एंट्रियाँ हैं आपके पास, ज़्यादा एंट्री नहीं है। इसमें ध्यान क्या रखना होता है आपको कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का कंसेप्ट चलता है इसमें। ठीक है ना, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल चलती है इसमें। ठीक है, और हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। ठीक है ना कहीं 2 इफेक्ट होंगे ही होंगे, या तो एसेट्स में होगा या लायबिलिटीज में होगा, या तो दोनों ही एसेट्स में होंगे या तो दोनों ही लायबिलिटीज में होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते जाते हैं और करते भी जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए फॉर्मेट बना लेता हूं मैं आपका। इसमें फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले इसको अलग कर देते हैं, जैसे कि एसेट्स और लायबिलिटीज को। तो ये हो जाएगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, और इतने में ट्रांजैक्शन कर लेंगे, और ये हो गई आपकी एसेट्स। एसेट्स के अंदर सबसे पहले मेन जो एसेट्स होती हैं वो आप लेके चलें। मेन एसेट्स होती है एसेट्स के अंदर कैश प्लस स्टॉक, ये 2 एसेट्स तो लेके चलें, बाकी एसेट्स आपको क्वेश्चन के अनुसार मिलती जाएंगी। बात समझ रही? तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई रघु है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश में 1.5 लाख रुपए, तो बताओ क्या हो सकता है। जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा तो हमारे बिजनेस में कैश आ जाएगा, कैश आएगा तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पहली ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश में बिजनेस स्टार्ट किया है तो कितने का किया है? 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख से कैश इंक्रीज हो गया। और दूसरा, फर्म के पास कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि उस व्यक्ति ने पैसे लगा दिए, तो कैपिटल के पैसे हमारे पास आ गए कितने रुपए के? 1.5 लाख रुपए के। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। तो ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट हो गए, पहला कैश बढ़ गया, दूसरा कैपिटल भी बढ़ गई। ठीक है ना। दूसरी ट्रांजैक्शन, बॉट गुड्स फॉर कैश 80,000 एंड ऑन क्रेडिट 40,000। तो
तो पहले एक एक कर लो, एक एक कर लोगे ना तो उससे आपको बेनिफिट रहेगा कि दिक्कत नहीं आएगी, गलत नहीं होगा, है ना। तो पहला क्या है कि आपने गुड्स खरीदा है 80,000 रुपये का, वो भी कैश में, तो कैश वाला कर लेते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन ये हो जाएगी बॉट गुड्स ऑन कैश। कैश में अभी परचेज कर रहे हैं, सेकंड जो क्रेडिट में कर रहे हैं उसकी ट्रांजेक्शन अलग कर देंगे, एक साथ भी कर सकते हैं बट अलग कर लो, कोई टेंशन नहीं है। 80,000 का जब आपने सामान कैश में खरीदा है तो देखो स्टॉक तो आपका 80,000 से इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि गुड्स आपके बढ़ गए ना, आपने सामान खरीदा, गुड्स वैल्यू बढ़ गई। और कैश में कराया तो कैश कम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जब भी कैश कम होता है तो कैश को ब्रैकेट में रख देना, माइनस नहीं दिखाना, ब्रैकेट में दिखा देना, ठीक ना। तो ये ट्रांजेक्शन जैसे ही क्लोज होगी ना तो आपको इसको टोटल कर देना है कि 1.5 लाख में से 80,000 गया तो ये बचा 70,000, और स्टॉक कितने का है 80,000, और कैपिटल कितने की है आपके पास 1.5 लाख। हर टोटल जो है वो क्या होना चाहिए आपका, इक्वल आना चाहिए, हर टोटल इक्वल आना चाहिए। तो देखो 70,000 और 80,000 1.5 लाख होता है, और यहाँ पर भी 1.5 लाख है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। पहली ट्रांजेक्शन तो ये होगी, और दूसरी अब ये है कि उसने क्रेडिट पे भी खरीदा था, कितने का 40,000 रुपये का, तो क्रेडिट पे भी परचेज कर लेते हैं। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे कितने का परचेज किया 40,000। अब बताओ क्रेडिट पे परचेज करने से होगा क्या, क्या आपने पैसे दिए, नहीं दिए, तो क्या पैसे नहीं दिए तो लायबिलिटीज बढ़ गई, कर्ज बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया, तो लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। लायबिलिटीज में क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज में क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आपके बढ़ जाएंगे कितने से 40,000 के। अच्छा और क्या बढ़ेगा, और क्या घटेगा, आपके पास गुड्स आ रहा है तो गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो गुड्स की वैल्यू को बढ़ा दो 40,000 से, और दूसरा क्रेडिटर को बढ़ा दो 40,000 से, क्योंकि जितने का आपने सामान खरीदा है उतने ही रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको भी क्लोज कर देते हैं, फिर ये हो जाएगा 1.5 लाख, ये हो जाएगा 40,000, और ये हो जाएगा 1,20,000, और ये हो जाएगा 70,000। बस समझ रही है। तो टोटल कितना हो गया, 1,20 और 70 कितना हो गया आपका 1,90, और ये भी हो गया 1,90, तो बराबर चल रहा है, इसका मतलब सही चल रहा है आपका काम, ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, कॉस्टिंग का मतलब होता है कि जो सामान आपने खरीदा था ना, तो आपके लिए वो कीमत क्या पड़ी थी, आपके लिए कीमत लगी थी 75,000। अब एक होता था, जो सामान आपने 75,000 का खरीदा है, क्या आप 75,000 में ही बेचोगे, नहीं, ज़्यादा में बेचेंगे। तो बोल रहा है सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33% इन कैश। ये 33 नहीं है, 33 1/3 था, ठीक है। कितना था 33 1/3, गलती होगी यहाँ पर, 33 1/3% आपने प्रॉफिट में बेच दिया। अब देखो सामान कितने का था 75,000 का, 75,000 का 33 1/3। अब देखो 33 1/3 कभी भी आ जाए ना तो आप सीधा सीधा 1/3 ले लेना, तो जो 33 1/3 होता है वही आपका 1/3 भी हो जाता है, तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब 25,000 के प्रॉफिट में आपने बेच दिया। चीज़ कितने की थी 75,000 की, 25,000 का प्रॉफिट लग गया, तो टोटल कितने का बेच दिया 1 लाख का। तो आपने सामान कितने का बेच दिया 1 लाख का, बस समझ रही है। तो 1 लाख का सामान आपका बिक गया। अब इसकी ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, ध्यान रखना है। अब देखो आपका सामान स्टॉक कितने का कम हो रहा है, स्टॉक क्या आपका 1 लाख रुपए का कम हो रहा है, नहीं, स्टॉक की कीमत तो 75,000 थी, तो 75,000 से स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखो कैसे करेंगे इसमें कि आप यहां पर लिखोगे सोल्ड गुड्स ऑन कैश। 75,000 से आप स्टॉक को कम कर दोगे, बात समझ रही, 75,000 से स्टॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि सामान तो 1 लाख में बिका है मगर था कितने का 75,000 का, 75,000 से कम हो जाएगा। अच्छा कैश कितना आएगा आपके पास, कैश आएगा 1 लाख रुपए, क्योंकि सामने वाला बंदा तो हमें, सामने वाला जो कस्टमर है हमें कितने रुपए देगा 1 लाख रुपए, हमारा सामान था 75,000 का, हमने प्रॉफिट में बेचा है, तो सामने वाला बंदा कितना देगा कैश 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का कैश आ गया। अच्छा
क्या इसमें आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? बिल्कुल हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट या लॉस होता है तो इफेक्ट करती है कैपिटल। कैपिटल क्यों इफेक्ट करती है? कैपिटल होती है मालिक की। अब प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो किसका होगा? मालिक का होगा। अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो मालिक के खाते में ही जाता है, मालिक के ही अकाउंट में जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, आपको प्रॉफिट हुआ है 25,000 का, तो 25,000 किसके पास चला जाएगा? कैपिटल में चला जाएगा, मालिक के अकाउंट में चला जाएगा। बात समझ आ रही है? अब इसको फिर से टोटल करते हैं। ये हो जाएगा 1,75,000 और ये हो जाएगा 40,000। ये हो जाएगा आपका 75,000 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 और 20 45,000 रुपये। और ये हो जाएगा 1,70,000 रुपये। तो 1,70,000 और 45, तो ये हो गया 2,15 और ये भी हो गया आपका 2,15। 1,75 और 40 2,15, ठीक है ना। तो ये भी सही है, आ रहा है अभी आपका, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन है फोर्थ, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट। अब उधार में बिका है, ट्रांजेक्शन वही है, 10,000 का सामान था, सोल्ड करा है, तो कॉस्टिंग कितने की थी? 10,000। बेचा कितने में? 12,000 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,000 का। तो 2,000 का प्रॉफिट तो कैपिटल में चला जाएगा। 10,000 का सामान था, स्टॉक में से 10,000 कम हो जाएंगे, बट 12,000 हमें मिले नहीं है, उधार में है अभी, तो मिलेंगे। तो किससे मिलेंगे? डेटर से। सामने वाला कस्टमर अगर पैसे नहीं देता तो हमारे डेटर बन जाता है, एसेट्स बन जाती है। तो डेटर यहाँ पर एसेट्स में एक कॉलम और आ जाएगा डेटर्स के नाम का। बात समझ आ रही है? और क्या लिखेंगे अब? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में बेच दिया आपने, ठीक है। तो उधार में बेच दिया, कितने का बेचा? सामान तो था आपका 10,000 का, 10,000 की वैल्यू आपकी स्टॉक में से कम हो जाएगी। और डेटर थे यहाँ पर, डेटर कितने के बढ़ गए आपके? 12,000 के, क्योंकि सामने वाले बंदे को हमने प्रॉफिट में बेचा था सामान। तो 2,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कहाँ पर आ जाएगा? कैपिटल में, क्योंकि वो पैसा किसका हो जाएगा? मालिक का। तो इसको क्लोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,75 में 2,000 जोड़ देंगे तो 1,77, ठीक है। और ये हो जाएगा 40,000 और ये हो जाएगा 12,000 और ये हो जाएगा 45 में से 10 गए तो 35,000 और 1,70,000, ठीक है। ये हो गया इसका टोटल। अब टोटल भी आप कर सकते हो, देखो हर बार टोटल करके चलोगे ना तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आंसर गलत नहीं आएगा। 1,70 प्लस 35,000 और प्लस 12,000, तो ये आ रहा है 2,17,000 और इस तरफ 40,000 प्लस 1,77,000, तो 2,17,000। बस समझ रही? बिल्कुल सही आ रहा है आपका। अगली ट्रांजेक्शन इसकी, अगली ट्रांजेक्शन कह रही है फिफ्थ, पेड फॉर रेंट। रेंट क्या है? आपका खर्चा है। और फॉर सैलरी 4,000, वो भी क्या है? आपका खर्चा है। तो देखो मैंने आपको बताया कोई भी खर्चा होगा तो वो कैपिटल इफेक्ट करेगी, क्योंकि मालिक को ही खर्चे और मुनाफे का हिसाब मिलता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट होगा तो मालिक के अकाउंट में और लॉस होगा तो भी मालिक के अकाउंट में। तो ये रेंट और सैलरी दोनों ही मालिक के अकाउंट में जाएंगे, बट कंपनी की तरफ से इसमें से कैश भी तो कम होगा। जब आप रेंट पे करोगे तो कैश भी कम होगा, सैलरी पे करोगे तब भी कैश कम होगा। तो दोनों ट्रांजेक्शन करते हैं, या तो एक साथ कर देना, दो ट्रांजेक्शन क्या करनी है इसमें, छोटी सी ट्रांजेक्शन है ये। रेंट पेड कराया आपने, ठीक है, एंड सैलरी पेड। कितने कितने का था? 2,000 और 4,000, यानी कि 6,000 का टोटल है। तो 6,000 कैश आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। और 6,000 से आपको क्या हो गया? नुकसान हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो ये माइनस कर देंगे दोनों में से, तो इसका आ जाएगा आपका 1,71,000 और ये हो गया 40,000 और ये हो गया आपका 12,000, सबका टोटल कर देना है। और ये 35,000 और ये हो गया 1,64,000, ठीक है। इस तरीके से ये टोटल आ जाएगा। अब टोटल फिर से कर लेते हैं, टोटल करना बहुत ज़रूरी है। 1,64,000 प्लस 35,000 प्लस 12,000 और ये आ गया 2,11,000 और उस तरफ का 1,76,000 सॉरी 1,71,000 प्लस 40,000, 2,11,000, दोनों तरफ का 2,11,000 पे आ गया, ठीक है ना। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजेक्शन कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड फॉर 18,500। अब हमने
लॉस में बेच दिया और कैश में बेचा है। अब हमने लॉस में बेचा है, लॉस में बेचा है, सामान कितने का था, कॉस्टिंग कितनी 20,000 की, तो स्टॉक में से कितना कम होगा 20,000 रुपये, और हमें पैसे कितने मिलेंगे 18,500 रुपये, और लॉस कितने का हो गया 1,500 रुपये का, तो 1,500 रुपये का लॉस कैपिटल में चला जाएगा। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, ठीक है। अब देखो स्टॉक में से कितना कम हो जाएगा 20,000 रुपये, ठीक है, और कैश में कितने रुपए आएंगे 18,500 रुपये, 18,500 रुपये से बढ़ जाएगा कैश, और जो लॉस हुआ है वो लॉस हमारा 1,500 रुपये का इधर आ जाएगा, तो लॉस हुआ है तो वो माइनस में आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक ना। अब इसका टोटल कर लेते हैं, और टोटल इसका सही आना चाहिए, बराबर बराबर, तो 1,64,000 प्लस 18,500 1,82,500, और इसमें से गया तो 15,000 प्लस 12,000 40,000 और प्लस 171 माइनस 1,500 169,500। टोटल कर लेते हैं दोनों तरफ का 1,82,500 प्लस 15,000 प्लस 12,000, तो इस तरफ आ रहा है 2,09,500, और इस तरफ 40,000 प्लस 169,500, तो ये 2,09,500। तो दोनों तरफ का आपका क्या आ गया, टोटल मैच हो गया, तो इसका मतलब ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन भी आपकी 5-6 नंबर की तो आएगी। तो देखिए आज की क्लास में हमने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, और पहली वाली वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको एमसीक्यू भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन पेपर के पूरे क्वेश्चन हमने करवा दिए, जो थ्योरी वाले थे वो हमने छोड़ दिए हैं, बट प्रैक्टिकल के सारे करवा दिए। अगले वीडियो में हम आपको किसी दूसरे क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक के लिए आप इसको समझिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।